नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का जो विज्ञापन आया है जिसमें 2000 पद हैं, उसके रिटन एग्जामिनेशन के लिए हम लोगों ने टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम लोगों ने अभी तक 3 टेस्ट सीरीज कंप्लीट कर ली है। आपकी ये टेस्ट सीरीज नंबर 4 रहने वाली है। ठीक है, तो सिलेबस के आधार पे आपकी ये टेस्ट सीरीज आपको करवाई जा रही है। बहुत बेनिफिशियल साबित हो सकती है आपके लिए। तो जिन जिन बच्चों ने उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भर रखा है, तो आपके लिए टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में जो बच्चे जो उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वे यूके एसएससी द्वारा करवाया जाए, यूके पीएससी द्वारा करवाया जाए, उन सभी के लिए इक्वलेंट इंपॉर्टेंट ये आपकी टेस्ट सीरीज रहने वाली है। ठीक है, तो इसमें नए नए क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एमसीक्यू फॉर्म में। साथ में उससे संबंधित जितने भी फैक्ट्स होते हैं उनको भी मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टेस्ट सीरीज को आप कंप्लीट जरूर देखिएगा। जिन बच्चों ने पहले की क्लासेस नहीं देखी है, पहले 3 टेस्ट सीरीज नहीं देखी है, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप उन 3 टेस्ट सीरीज को भी कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, साथ में देखिए टेस्ट सीरीज आपको अभी आगे तक प्रोवाइड कराती रहेंगे हम लोग। तो अगर आपका कोई भी डाउट होगा और आपको ये टेस्ट सीरीज अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा, ताकि इस तरह की टेस्ट सीरीज को आप आगे भी कंटिन्यू रखा जाए। क्योंकि अभी आपका एग्जाम में बहुत समय है, तो आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस टेस्ट सीरीज का रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज का जो टेस्ट सीरीज है उसको हम लोग पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका हिंदी का है। निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे कुछ शब्द आपको दे रखे हैं, आपने बताना है कि इनमें से कौन सा देशज शब्द नहीं है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए देशज शब्द कौन से होते हैं। देशज शब्द जो देश में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, देश में उत्पन्न हुए जो आपके जो शब्द हैं, यानी कि जो आम बोलचाल में जो शब्द जिनकी उत्पत्ति हो जाती है, उनको देशज शब्द बोला जाता है। यानी कि ये आपके देश में उत्पन्न हुए, उनको देशज शब्द बोला जाता है। तो यहाँ से पूछा कि देशज शब्द नहीं है। देखिए, पेट जो है आपका देशज शब्द है, टोपी भी आपका देश में ही उत्पन्न हुआ शब्द है, लाठी भी आपका देशज शब्द है, गमला आपका देशज शब्द नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गमला। गमला अगर देशज शब्द नहीं है तो कौन सा शब्द है? तो गमला आपका पुर्तगाली शब्द है। ठीक है, तो पुर्तगाली से आया है आपका गमला शब्द। अगर हम बात करें अन्य पुर्तगाली, क्योंकि पुर्तगाली शब्द कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे आल्पिन है। आल्पिन आपका क्या है? आल्पिन आपका पुर्तगाली शब्द है। अलमारी आपने सुना होगा। ये सारे इंपॉर्टेंट है जो परीक्षाओं में रिपीट होते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अलमारी है, तंबाकू है, ये सारा क्या है? आपका पुर्तगाली शब्द है। कमीज भी पूछा जाता है, कमीज भी आपका क्या है? आपका पुर्तगाली शब्द है। ठीक है, तो देशज शब्द कौन सा नहीं है? गमला नहीं है। बाकी पेट, टोपी, लाठी सारे क्या है? आपके देशज शब्द है। अन्य देशज शब्द की अगर हम बात करें तो कौन कौन से हैं? जैसे लोटा है, लोटा आपने सुना होगा, पेपर में भी पूछा जाता है। लोटा आपका देशज शब्द है, ये भारत में ही उत्पन्न हुआ है। खिचड़ी आपने सुना होगा, खिचड़ी खाई भी होगी आपने, खिचड़ी आपका क्या है? देशज शब्द है। कटोरा है आपका, कटोरा भी आपका देशज शब्द है। डिबिया, डिबिया आपका देशज शब्द है। ठीक है, और खिड़की आपने सुना होगा, इसको विंडो बोलते हैं, आम भाषा में देश भाषा में उसको खिड़की बोलते हैं। तो ये सारे आपके क्या है? देशज शब्द है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रीस के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपने बताना है कि ग्रीस का सही संधि विच्छेद क्या है। ठीक है, तो ग्रीस का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो ग्रीस का संधि विच्छेद क्या आएगा आपका? इसको हम लोग देख लेते हैं। तो ग्रीस का संधि विच्छेद होता है गिरी धन ईस। ठीक है, तो गिरी धन ईस आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रीस का जो संधि विच्छेद करेंगे, गिरी धन ईस, इस तरह से इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। गिरी धन ईस में जो अगर हम बात करें इसमें कौन सा संधि है, तो इसमें आपकी दीर्घ संधि होती है। ठीक है, दीर्घ संधि है आपकी गिरीस में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। गिरीस का सही संधि विच्छेद आपका ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, शुद्ध शब्द छांटिए। यहाँ पे आपको 4 शब्द दे रखे हैं, आपको बताना है कि शुद्ध शब्द कौन सा है। देखिए, औद्योगिकरण, ये आपका गलत है। औद्योगिकरण कैसे लिखते हैं? ये लिखते हैं औद्योगिकरण। ठीक है, तो अगर इसमें मात्रा यहाँ पे ऐड हो जाती तो ये आपका सही हो जाता। मुमूर्ष आपका बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मुमूर्ष का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह क्या होता है? जो मरने वाला हो, जो मरने
वाला हो या फिर मरने के करीब हो तो उसको मुमूर्ष बोला जाता है। तो इसको बिल्कुल इसी तरह से लिखा जाता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य को कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं याज्ञ, आधा व आधा क फिर य, ठीक है। तो इस तरह से इसको लिखते हैं, ये आधा क होना चाहिए था फिर ये होता, तब ये आपका ठीक होता। तो अब ये भी आपका गलत था। वाल्मीकि कैसे लिखते हैं, तो वाल्मीकि आपका वाल्मीकि, वाल्मीकि आपका इस तरह से लिखा जाता है, ये आपकी मात्रा इस तरह से होनी चाहिए थी, तब ये सही होता, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मुमूर्ष बिल्कुल ठीक है, बाकी तीनों गलत है। मुमूर्ष का मतलब होता है जो मरने वाला हो या फिर मरने के करीब हो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका नौ रत्ती तीन त्वाल कहावत का क्या अर्थ है। तो नौ रत्ती तीन त्वाल का जो एक कहावत है आपकी, इस कहावत का अर्थ है आपका अनुमान लगाना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोलते हैं आपका नौ रत्ती तीन त्वाल, यानी कि कुछ अनुमान लगाना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन एक पहाड़ी बोली है, ठीक है। तो बोली आपको पूछा है कि पहाड़ी बोली कौन सी है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको दे रखे हैं माडियाली, बांगुर, कौरवी, हाड़ौती, ठीक है। तो इसमें आपने बताना है कि कौन सी एक पहाड़ी बोली है। देखिए जो बांगुरु और कौरवी हैं, ये आपकी पश्चिमी हिंदी भाषा है, पश्चिमी हिंदी भाषा की बोली है, ठीक है, कौरवी और बांगुरु। हाड़ौती किसकी है, तो ये आपकी राजस्थानी है, राजस्थानी भाषा है, ठीक है। बाकी आपका बचा क्या, माडियाली। माडियाली आपकी क्या है, ये आपकी कुमाऊनी और गढ़वाली बोलियों की उपभाषा के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो ये आपकी गढ़वाली और कुमाऊनी की उप बोलियों के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा माडियाली। माडियाली आपका क्या है, एक पहाड़ी बोली है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। होप सो समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है टिहरी रियासत में आसामी का संबंध निम्नलिखित में से किस से था, ठीक है। तो टिहरी रियासत में आसामी एक शब्द आता है, उसका संबंध निम्नलिखित में से किससे था, ठीक है। कर से था, कृषि से था, प्रशासन से था या फिर सुरक्षा व्यवस्था से था। तो देखिए आसामी क्या हुआ करता था, टिहरी रियासत में जो आपकी जो भूमि हुआ करती थी वो राजा के अधीन हुआ करती थी, राजा के अधीन हुआ करती थी। राजा की आज्ञा से ही उस पर कृषि की जाती थी, ठीक है। तो राजा के अधीन जो भूमि हुआ करती थी उस पर कृषि करने के लिए जो भूमि कृषक को यानी कि किसान को दी जाती थी, किसान को दी जाने वाली भूमि, किसान को दी जाने वाली भूमि, उसको क्या बोलते थे, आसामी बोला जाता था, आसामी, ठीक है। यानी कि ये किससे संबंधित हुई, कृषि से संबंधित हुई, ठीक है। तो किसान को दी जाने वाली, किस लिए, कृषि करने के लिए, कृषि करने के लिए जो भूमि दी जाती थी उसको क्या बोला जाता था, आसामी बोला जाता था, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कृषि से संबंधित है आपकी ये भूमि। आसामी की जो आसामी कितने तरह की होती थी, तीन तरह की आसामी दी जाती थी। एक होती थी मौरूसीदार, एक आपकी ये आसामी होगी। दूसरी आपकी खायकर, तीसरी आपकी सिरतान, ये आपने नाम भी सुने होंगे। तो ये क्या है, आपके आसामी के प्रकार है, मौरूसीदार, खायकर और सिरतानी। आपको नाम याद होने चाहिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका गोरखा प्रशासन में दोनिया नामक कर किस से वसूला जाता था। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दोनिया क्या है। दोनिया आपका एक तरह का कर है। ये दोनिया कर किससे वसूला जाता था, ये दोनिया वर्ग आपका पशुचारकों से वसूला जाता था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो पशुचारक होते थे उनसे ये दोनिया नामक कर वसूला जाता था गोरखाओं द्वारा, गोरखा प्रशासन में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखा आप कुछ मेले दे रखे हैं और आपको यहाँ पे कुछ जनपद दे रखे हैं। आपने इनको सुमेलित करना है कि कौन सा मेला कहाँ किस जनपद में आपका लगता है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, रणभूत, जो आपका रणभूत मेला जो है, रणभूत मेला आपका कहाँ लगता है, ये आपका टिहरी गढ़वाल में लगता है। रणभूत मेला आपका टिहरी गढ़वाल में लगता है।
और आपका विसौदा मेला जो है, विसौदा मेला आपका कहाँ लगता है? उत्तरकाशी में लगता है। विसौदा मेला उत्तरकाशी में लगता है। रामेश्वर मेला कहाँ लगता है? तो रामेश्वर मेला आपका पिथौरागढ़ जनपद में लगता है। और आपका गेंदी उत्सव कहाँ लगता है? आपका पौड़ी गढ़वाल में लगता है। ठीक है, यानी कि ए का आपका क्या बनेगा? ए बी सी डी। ए का आपका क्या बन रहा है? ए का 3rd, बी का 4th, सी का आपका पिथौरागढ़ 1 और डी का आपका क्या होगा? पौड़ी गढ़वाल। 3 4 1 2। ठीक है, 3 4 1 2 आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार आप और देख लीजिए। रणभूत मेला कहाँ लगता है? रणभूत मेला आपका टिहरी गढ़वाल में लगता है। विसौदा मेला उत्तरकाशी में लगता है। रामेश्वर मेला आपका पिथौरागढ़ में लगता है। और गेंदी मेला आपका कहाँ लगता है? पौड़ी गढ़वाल में लगता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 1 4 2। अगला क्वेश्चन है आपको यहाँ पे देखिए सुमेलित करना है। कुछ बुग्याल दे रखे हैं, यहाँ पे आपको जनपद दे रखे हैं। आपको बताना है कि कौन सा बुग्याल किस जनपद में आपका स्थित है। ठीक है, तो देखिए कसनी खर्क बुग्याल कहाँ लगता है? कसनी खर्क बुग्याल आपका रुद्रप्रयाग जनपद में लगता है। बागची बुग्याल आपका चमोली जनपद में। पावली काठा बुग्याल ये आपने सुना होगा, उत्तरकाशी जनपद में लगता है। जौराई बुग्याल कहाँ लगता है? तो आपका टिहरी गढ़वाल में लगता है। ठीक है, तो ए बी सी डी। काशनी बुग्याल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बी का आपका ऑप्शन नंबर 1, सी का आपका ऑप्शन नंबर 2, डी का आपका ऑप्शन नंबर 3। तो 4 1 2 3, 4 1 2 3 आपका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार हम दोबारा देख लेते हैं। काशनी खर्क बुग्याल कहाँ है? आपका रुद्रप्रयाग में है। बागची बुग्याल आपका चमोली में है। पावली काठा बुग्याल उत्तरकाशी में है। जौराई बुग्याल आपका टिहरी गढ़वाल में है। तो ये आपको नाम याद होने चाहिए, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए चौबटिया उद्यान रानीखेत, सॉरी कुछ क्वेश्चन यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, ये आपका आप इसको काट दीजिए। आपने सुमेलित करना है और आंसर बताना है। ठीक है, सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो एक तरफ आपको यहाँ पे क्या दे रखे हैं? पर्वत दे रखे हैं, एक तरफ आपको उनकी ऊंचाई दे रखी है। तो आपने बताना है कि कौन सा इसमें सही है। ठीक है, कि कौन सा इसमें मैच कर रहा है। त्रिशूल आपका जो पर्वत है, त्रिशूल पर्वत का की ऊंचाई कितनी है? त्रिशूल पर्वत की आपकी ऊंचाई जो आपकी 7120 है, 7120 मीटर है आपकी। और अगर हम बात करें दूनागिरी की ऊंचाई कितनी है? 7066 मीटर है। ठीक है, कामेट पर्वत की अगर हम बात करें तो कामेट पर्वत की जो ऊंचाई है वह आपकी 7756 है। और नंदा देवी पूर्वी की जो हाइट है आपकी कितनी है? 7434 मीटर है। यानी कि ठीक है, तो त्रिशूल की आपकी कितनी है? 7120 मीटर है, यानी कि 7120 मीटर ऊंचाई है त्रिशूल पर्वत की। दूनागिरी पर्वत की 7066 है। कामेट पर्वत की 7756 है। और नंदा देवी पूर्वी की कितनी है? 7434 है। यानी कि ए का आपका 3, बी का आपका 4, सी का आपका 1 और डी का आपका 2। 3 4 1 2, 3 4 1 2 आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार आप दोबारा देख लीजिए। त्रिशूल पर्वत जो है उसकी ऊंचाई आपकी 7120 है, ये आपको याद होनी चाहिए। दूनागिरी की 7066 है। कामेट की 7756 है। नंदा देवी पूर्वी की 7434 मीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका उत्तराखंड राज्य में हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2024 में श्रीमती कुसुमलता गढ़िया, तो ये आपको नाम याद रखना होना चाहिए। श्रीमती कुसुमलता गढ़िया को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। वह किस जिले से संबंधित है? ठीक है, तो कुसुमलता गढ़िया किस जिले से संबंधित है? ये आपके चमोली जनपद से संबंधित है। ठीक है, तो चमोली से है आपकी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका शिक्षा और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में हैकाथॉन का आयोजन कहाँ किया गया? तो शिक्षा और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में हैकाथॉन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये बागेश्वर जनपद में किया गया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, करंट अफेयर्स का। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए हाल ही में राज्य की किस लोक गायिका को वीरांगना सावित्री बाई फुले नेशनल अवार्ड, ठीक है, तो वीरांगना सावित्री बाई फुले नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो सीमा पंग्रियाल जी को हाल ही में वीरांगना सावित्री बाई फुले नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये कौन है? आपकी लोक गायिका है। ठीक है,
उत्तराखंड की लोक गायिका हैं सीमा पंग्रियाल, जिनको ये नेशनल अवार्ड दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए उत्तराखंड में डिजिटल और पेपरलेस विधानसभा सत्र किस एप्लीकेशन का निर्माण किया गया है। तो हाल ही में देखिए आप सभी को पता है कि 18 फरवरी से लेके आपका 24 फरवरी तक आपका उत्तराखंड का विधानसभा सत्र चल रहा है। ठीक है, तो इस बार क्या किया गया, विधानसभा को पेपरलेस किया गया है। पेपरलेस किया गया है यानी कि आपकी जो पूरी विधानसभा चलेगी उसमें कोई भी पेपर का यूज नहीं किया जा रहा, सारा आपका एक एप्लीकेशन के माध्यम से किया जा रहा है। इस एप्लीकेशन का क्या नाम रखा गया है, तो इस एप्लीकेशन का जो नाम रखा गया है वह रखा गया ई विधान। ई विधान एप्लीकेशन है, उसका प्रयोग करके इसको पेपरलेस किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पे आपको रखा गया है। आप याद रखिएगा, ई विधान एप्लीकेशन है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ई विधान एप्लीकेशन का प्रयोग किया जा रहा है डिजिटल और पेपरलेस विधानसभा सत्र को संचालन के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए 38वें राष्ट्रीय खेल के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कौन उत्तराखंड आए थे। ठीक है, तो आप सभी को पता है 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन उत्तराखंड में हुआ था। आपका कब से कब तक हुआ था, 28 जनवरी से 14 फरवरी तक। ठीक है, तो इसका देखिए जो ओपनिंग सेरेमनी थी, ओपनिंग सेरेमनी में कौन आए थे, तो ये हमारे पीएम आए थे, आप सभी को पता है श्री नरेंद्र सिंह मोदी जी आए थे। 14 फरवरी को आपकी इसकी क्लोजिंग सेरेमनी थी। ठीक है, तो क्लोजिंग सेरेमनी में कौन आए थे, तो हमारे जो होम मिनिस्टर हैं, केंद्रीय होम मिनिस्टर यानी कि सेंट्रल CHM साहब है हमारे, कौन है, अमित शाह। ठीक है, तो केंद्रीय गृह मंत्री आए थे मुख्य अतिथि के रूप में समापन समारोह में। यहाँ पे समापन समारोह की बात हो रही है, कब हुआ था, 14 फरवरी को हुआ था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्री अमित शाह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, दोनों ही ओपनिंग सेरेमनी क्लोजिंग सेरेमनी कहाँ हुई थी। ओपनिंग सेरेमनी आपकी ये कहाँ हुई थी, ये आपकी राजीव गांधी में हुई थी, राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हुई थी। क्लोजिंग सेरेमनी कहाँ हुई थी, ये आपकी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में हुई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा, आपको इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, देखिए 8वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो हाल ही में देखिए 8वां हिंद महासागर सम्मेलन का जो आयोजन है वह आपका 16 फरवरी 2025 को किया गया। 16 फरवरी 2025 को इसका आयोजन किया गया। कहाँ किया गया, तो ये किया गया आपका मस्कट में। मस्कट जो आपका ओमान की राजधानी है, वहां इसका आयोजन किया गया 16 फरवरी 2025 को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मस्कट ओमान में आपका इसका आयोजन किया गया। किसका, 8वां हिंद महासागर सम्मेलन। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत से किसने भाग लिया, तो भारत से किसने भाग लिया, तो भारत के जो विदेश मंत्री हैं, विदेश मंत्री हैं हमारे, जो कौन है विदेश मंत्री, हमारे आपके एस जयशंकर, इन्होंने भारत से इस हिंद महासागर सम्मेलन में भाग लिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, देखिए हाल ही में हर खेत स्वस्थ खेत, तो ये आपकी एक अभियान है, हर खेत स्वस्थ खेत अभियान कहाँ शुरू किया गया है। ठीक है, तो देखिए हर खेत स्वास्थ्य खेत अभियान का हाल ही में जो अभियान है, इसको हरियाणा राज्य से इसको शुरू किया गया, हर खेत स्वास्थ्य खेत मिशन को या फिर अभियान को। ठीक है, इसमें देखिए क्या लक्ष्य रखा गया है, जो हर खेत स्वास्थ्य खेत है, इसमें आप 25 लाख मिट्टी के नमूने लिए जाएंगे, मिट्टी के नमूने लिए जाएंगे। इससे इनका क्या किया जाएगा, हेल्थ कार्ड मेंटेन किया जाएगा, यानी कि हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा। उससे क्या पता चलेगा कि मिट्टी की क्या उर्वरता है, कितनी उसको खाद की जरूरत है। ठीक है, और उसका कैसे प्रयोग करना है, उपयोग कैसे करना है, और कितना उसको पानी चाहिए, उससे क्या होगा, फसल में इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो हर खेत स्वास्थ्य खेत का अभियान कहाँ से शुरू हुआ, आपका हरियाणा राज्य से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर को यूनेस्को ने विश्व की वेटलैंड सिटी की सूची में शामिल किया गया। तो भारतीय शहर को यूनेस्को ने विश्व की वेटलैंड क्या होता है, आपका आर्द्र
आर्द्रभूमि शहर में किन राज्यों को, किन शहरों को शामिल किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी। इंदौर और उदयपुर ये दोनों राज्य हैं, दोनों आपके शहर हैं जिनको हाल ही में यूनेस्को ने वेटलैंड यानी कि आर्द्रभूमि में शामिल किया गया है। ठीक है, तो आर्द्रभूमि में शामिल किया गया इंदौर और उदयपुर दोनों को, दोनों नाम याद रखें। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन आपका कौन सा टूर्नामेंट है? ये आपका टेनिस का टूर्नामेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। टेनिस में आपका एक प्रतियोगिता होती है ऑस्ट्रेलियन ओपन हर साल। तो 2025 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है आपके इटली के जेनिक सिनर ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस देश से हैं? तो इटली के हैं। आपको ये भी आपको पता होना चाहिए, कई बार पूछता है। इटली के जेनिक सिनर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का पुरुष का खिताब जीता है। ठीक है, अगर हम बात करें महिला का, यही खिताब अगर महिलाओं में भी होता है, तो महिलाओं का खिताब किसने जीता है? ये देखा है मेडिसन कीज ने। मेडिसन कीज ये कहाँ की है? ये आपकी अमेरिका की है। तो महिला के लिए किसने जीता? मेडिसन कीज ने जीता। पुरुषों के लिए किसने जीता? जेनिक सिनर, इटली ने जीता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों ही आपके पॉइंट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? ठीक है, तो दुनिया की बात हो रही है, सबसे प्रदूषित शहर किसको घोषित किया है? दिल्ली, हनोई, बीजिंग और काबुल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए हनोई जो है आपका, हनोई आपका किसकी राजधानी है? वियतनाम की राजधानी है। वियतनाम की क्या है? राजधानी है आपकी हनोई। इसको विश्व का यानी कि दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा हनोई। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है? सॉफ्टवेयर को, हार्डवेयर को, कंट्रोल यूनिट को, प्रोग्राम्स को? तो कंट्रोल यूनिट को आपका कंप्यूटर का नर्व सेंटर या फिर नर्व सिस्टम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, किसी वेब पेज पर त्वरित और आसान पहुंच के लिए संग्रहित लिंक को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका बुकमार्क। ठीक है, तो यानी कि अगर आपने किसी पेज को बार बार ओपन करते हैं और आप उसको याद रखना चाहते हैं या फिर उस पर जल्दी पहुंचना चाहते हैं, तो आपको उसको एज ए बुकमार्क सेव कर लेते हैं। नेक्स्ट टाइम आप जब भी अपना ब्राउजर खोलेंगे, केवल आपने उस पर क्लिक करना है, आपका वो वाली वेबसाइट खुल जाएगी। तो बुकमार्क किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, टेलनेट क्या है? ठीक है, टेलनेट आपसे पूछा है कि ये टेलनेट आपका क्या है? तो टेलनेट आपका क्या होता है? टेलीग्राफिक नेटवर्क। ठीक है, सॉरी, टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है टेलनेट की फुल फॉर्म। टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क। अब इसमें पूछा कि टेलनेट क्या है? तो टेलनेट एक तरह का प्रोटोकॉल होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका, उच्चतम विश्वसनीयता, हाई रिलायबिलिटी टोपोलॉजी कौन सी होती है? हाई रिलायबिलिटी यानी कि जिसमें कम्युनिकेशन का लॉस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं और ये हाई रिलायबल होता है। तो कौन सी टोपोलॉजी होती है? टोपोलॉजी क्या होता है आपका? नेटवर्किंग से संबंधित है आपका। ठीक है, तो नेटवर्क आपका किस टोपोलॉजी पे आधारित है और कौन सी टोपोलॉजी सबसे आपकी हाई रिलायबल है या फिर सबसे ज़्यादा भरोसेमंद होती है? तो वो आपकी मैश टोपोलॉजी। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैश टोपोलॉजी में क्या होता है? ये आपके सिस्टम है, मान लिया कंप्यूटर, ये इससे भी जुड़ा होगा, 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 ये इससे जुड़ा ही है, ये इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, ये वाला इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, उससे भी, यानी कि हर एक कंप्यूटर हर एक दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा होता है। मान लिया इसका इससे कम्युनिकेशन टूट गया, ठीक है, और इसे मैसेज पास करना है, बट इससे कम्युनिकेशन टूट गया तो मैसेज पास नहीं कर पाएगा। बट ये क्या कर सकता है? इसको मैसेज भेज सकता है, फिर ये इसको मैसेज भेज सकता है, फिर ये इसको मैसेज भेज सकता है। तो मैसेज क्या होगा? वो हो जाएगा, कन्वे हो जाएगा। तो ये आपकी सबसे ज़्यादा भरोसेमंद होती है मैश टोपोलॉजी। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला और अंतिम क्वेश्चन है आपका इस टेस्ट सीरीज का, MS एक्सेल की एक वर्कशीट में कितने अधिकतम कॉलम होते हैं? तो कॉलम की बात हो रही है MS एक्सेल में। तो MS एक्सेल की एक वर्कशीट में अधिकतम कितने कॉलम होते हैं? 2056,
99,999, 16,384 या फिर 10,224। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 16,384। ठीक है। MS एक्सेल की एक वर्कशीट में अधिकतम कॉलम यानी कि मैक्सिमम कॉलम कितने होते हैं आपके? 16,384। ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ये थी देखिए आज की टेस्ट सीरीज नंबर 4, जिसमें हम लोगों ने विभिन्न क्वेश्चनों को, MCQ को यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किया है। उनसे संबंधित जितने भी आपके तथ्य हैं उनको भी यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया। होप सो आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, टेस्ट सीरीज अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। ठीक है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं इसको आप शेयर कर दूंगा, जिससे आप इसका रिवाइज भी कर सकते हैं, इसके नोट्स भी आप बना सकते हैं। ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपना कोई भी डाउट होगा तो उसको मेंशन कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। साथ में आपसे रिक्वेस्ट है आप इस चैनल को शेयर भी कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे और भी आपके जो भी फ्रेंड्स होंगे, आपके फैमिली मेम्बर जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, इससे उनको लाभ प्राप्त हो सके। बाकी देखिए आपका कोई भी डाउट होता है तो मैं अपने चैनल के माध्यम से, चाहे वह आपका कोई भी डाउट है किसी भी जॉब्स के रिगार्डिंग हो या फिर कोई भी आपका जो पर्सनल क्वेश्चन है, उस सभी को मैं आपको आंसर करता हूँ अपने चैनल के माध्यम से। कमेंट करके उन हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। ठीक है। तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट चैनल है, तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि और भी बच्चों को इसका लाभ मिल सके। ठीक है। तो आज की जो क्लासेस को हम यहीं पर हम वाइंड अप करते हैं। जल्दी हम अगली टेस्ट सीरीज़ में मिलेंगे। अगर कुछ भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में और भी इम्प्रूवमेंट के साथ आपको कंटेंट प्रोवाइड करा दिया जाए। कंटेंट में देखिए आपको क्वालिटी कंटेंट यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा कहीं ना कहीं। ठीक है। तो आप इसका रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा। बैक टू बैक क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। जो आपने पहले क्लासेस नहीं देखी हैं उनको भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। आपको बहुत अच्छे से आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी हो जाएगी। चलिए आज की जो वीडियो उसको यहीं पर हम एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।